गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने जो टर्म्स अंडरस्टैंड करी वो टर्म्स न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूज होती है। स्पेसिफिकली जो बच्चे कंपटीशन के क्वेश्चंस करते हैं, आप ये मान के चलना कि जितना हमने कल से अभी तक आज तक पढ़ेंगे उसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। मतलब लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, वाटर इक्विवेलेंट, इन सब से रिलेटेड। और आज जैसे पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री का, तो कैलोरीमीटर क्या होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो कैलोरीमेट्री हमने कल लिख लिया था, दैट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट, राइट। मेजरमेंट ऑफ हीट यानी आप जब दो चीजों को मिक्सअप करते हैं तो कोई एक चीज हीट रिलीज करती है, दूसरी हीट एब्सॉर्ब करती है, ऑब्वियस। लेकिन उसमें एक कंडीशन लिखवाई थी कि वी आर नेग्लेक्टिंग रेडिएशन लॉसेस, बिकॉज अगर आप रेडिएशन लॉसेस को इंक्लूड करोगे तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सारी हीट रिलीज इज इक्वल टू द सारी हीट गेन, वो नहीं लिख पाए। ठीक है, तो लिखिए जरा कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, और जिनका भी आज स्कूल एग्जाम था वो अपना एक फीडबैक जरूर देंगे मुझे। कैलोरीमीटर, चलो 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 शाबाश, लिखिए कैलोरीमीटर consists of a copper vessel, cylindrical copper vessel rather, consists of a cylindrical copper vessel painted black from outside, painted black from outside, surrounded by glass wool, surrounded by glass wool, which is an insulator, which is an insulator, मतलब हीट को इधर उधर नहीं जाने देगा। Placed inside a wooden jacket, placed inside a wooden jacket, painted black from inside, painted black from inside, placed inside a wooden jacket, painted black from inside और ब्लैक इनसाइड, राइट। तो क्या है, कॉपर का वेसल है छोटा सा सिलिंड्रिकल, उसको बाहर से ब्लैक पेंट कर दिया है, उसके बाद इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया है, फिर उसे वुडन जैकेट के अंदर रखा गया, जिस वुडन जैकेट के अंदर वाला पार्ट ब्लैक पेंट कर दिया है। ये सब ब्लैक पेंट क्यों कर रहे हैं? दिस इज टू अवॉइड रेडिएशन लॉसेस। तो स्टार मार्क करके लिख दीजिए, surfaces are painted to avoid radiation losses, surfaces are painted to avoid radiation losses। ठीक है, अवॉइड रेडिएशन लॉसेस, दैट्स इट। चलो फाइन, अब होना क्या है, ये जो कॉपर वेसल है, इस कॉपर वेसल के ऊपर एक लिड रहती है, उस लिड के अंदर बेसिकली दो होल्स रहते हैं, एक होल में थर्मोमीटर और एक में स्टीरर जा। लिखें, लिड ऑफ द कॉपर वेसल, lid of copper vessel has two holes, one for a thermometer, and second for a stirrer। स्टेयर करते हैं ना चीजों को, सेकंड फॉर अ स्टेरर। डन। अब करना क्या है, देखो ये अरेंजमेंट जो बनाया, इसमें एक कॉपर वेसल के अंदर आप पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, ठीक है, और थर्मोमीटर की हेल्प से इस अरेंजमेंट का टेम्परेचर मेजर करते हैं। सपोज दैट टेम्परेचर भी T1। अब आप एक अलग से मेटल पीस लेते हैं जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप फाइंड करना चाहते हैं, उसे आप किसी टेम्परेचर तक हीटअप करके, सपोज आपने T2 टेम्परेचर तक उसे हीटअप कर लिया, और फिर उसे उठा के इस कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर डाल के और स्टीरर से हल्का हल्का स्टेयर करना है। देखो स्टेयर से स्टेयर क्यों किया गया, सो दैट जो हीट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन। आप एक ही जगह पे उसे पड़ा रहने देंगे तो इक्विलिब्रियम अटेन होने में टाइम लगेगा,
हल्का सा उसे हिला देंगे, एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहे, बस स्टेयर कर रहे हैं, हल्का सा स्टेयर, उससे वो जो हीट निकल रही है वो हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके और इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए। ऐसे में मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया टी नॉट। तो क्या क्या चीजें मैंने बोली, जो जो कॉपर वेसल है उसके अंदर क्या डाला है, वाटर, क्या डाला है, वाटर, और फिर उसका टेम्परेचर कितना बोला, T1, थर्मोमीटर से आपने मेजर कर लिया। देन आप अलग से एक मेटल पीस हीट अप करके लेके आते हैं, उसका टेम्परेचर कितना, T2, राइट, और उसे उठा के इस पानी में डाल दिया, हल्का हल्का स्टेयर किया, और अब फाइनल टेम्परेचर कितना, T0। सीधी सी बात है, वो मेटल पीस अंदर डालने के बाद जितनी हीट रिलीज करेगा वो हीट किसने एब्जॉर्ब करी, वाटर ने और कॉपर वेसल ने। कॉपर वेसल के अंदर पानी था ना, तो जो हीट निकलेगी उसे वाटर और कॉपर वेसल दोनों एब्जॉर्ब करेंगे ना, उसके बाद तो इंसुलेटर है, तो वहां पे हम इसके बाद हीट जो एब्जॉर्प्शन उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। ब्लैक सरफेसेस की वजह से ऑलरेडी अपने हीट रेडिएशन को नेग्लेक्ट कर। डन, लिखिए जरा, लिखिए शाबाश, देखिए, some amount of water, say mw, वाटर का मास है ना, mw is present inside calorimeter, such that water equivalent of calorimeter is W. Water equivalent of calorimeter is W. And it is present at a temperature T1. It is present at a temperature T1. ठीक है, अब लिखिए, now let m mass of a substance having specific heat C, be heated to a temperature T2, and put inside calorimeter. ठीक है, अब लिख दीजिए, neglecting radiation losses, लिख दें, heat lost by the substance equal to heat gained by calorimeter. ठीक है, तो हीट लॉस कैसे निकालोगे, अच्छा इसमें एक चीज और लिख दीजिए, let the thermal equilibrium be attained at temperature T0. Let thermal equilibrium be obtained at temperature T0. फाइन, तो हम क्या लिख रहे हैं, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। इसने कितनी हीट लूज करी, mc डेल्टा टी, दैट इज T2 माइनस T0। ध्यान से सुनते जाओ, लूज करने की बात करो तो हायर से लोअर में जाएगा ना, सो mc T2 माइनस T0, दिस इज हीट लॉस, दैट इज इक्वल टू हीट गेन। ध्यान दीजिए, वाटर का मास कितना था, mw, और हमने कॉपर का जो वेसल था उसका भी क्या निकाल दिया, वाटर इक्विवेलेंट, तो यानी कि उसे भी आपने w वाटर से रिप्लेस कर दिया। आई बात समझ में? वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या था, आप जो भी चीज रखना चाहते हैं उसे हटा के W मास ऑफ वाटर रख दीजिए, एक ही बात है। सो mw plus w, दिस इज रिप्लेसमेंट फॉर मास ऑफ द कैलोरीमीटर। अब इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी, 1 into डेल्टा टी, इसका टेम्परेचर कितना था, T1 से बढ़ के कितना हो गया, T0, सो T0 माइनस T1, ये इंक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज, बस इक्वेशन बन गई। यहां से आप C फाइंड कर सकते हैं या फाइनल टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, अगर C दे रखा हो लिख दे स्टार मार्क करके। तो इसमें आगे कुछ सॉल्व नहीं करेंगे हम, ये आपको समझाया गया है कि इसका न्यूमेरिकल कैसे करना है। तो लिखिए
using above equation, using above equation we can calculate the unknown specific heat or the final temperature attained ठीक है। क्या इक्वेशन समझ आई आपको? कल मैंने आपको दो इक्वेशंस लर्न करने के लिए बोला, mc डेल्टा टी एंड ml। mc डेल्टा टी सेम स्टेट में और ml स्टेट चेंज के, ठीक है। गीतांश क्लियर आपको? सेम स्टेट में कौन सी? mc डेल्टा टी, और स्टेट चेंज के लिए ml2 है। इरेज कर दोगे? ठीक है। तो ये था कैलोरीमीटर। अगर 2-3 मार्क्स में आ जाए तो आप ये मेंशन कर देंगे। फाइन, विल डू द न्यूमेरिकल्स इन वन गो। अभी बस ऑलमोस्ट लास्ट चीज इस चैप्टर की हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले इस क्लास में से कोई बच्चा मुझे समझाए या डिफाइन करे व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। इज इट अ टेम्परेचर और इज इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर? मतलब अगर आप कहते हैं कि टेम्परेचर, तो आपको बोलना पड़ेगा एट अ गिवन प्रेशर, सो इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन। सो मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन कर रहे हो टेम्परेचर की फॉर्म में, तो इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड starts changing its state into liquid at a constant pressure. Usually हम 1 atmospheric pressure के लिए डिफाइन, ठीक है, at 1 atmospheric pressure। अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट चेंज करेगा। हमारा मेजर डिस्कशन उसके ऊपर है। आप सोच के बताइए, आपको क्या लगता है मेल्ट होने के बाद कोई चीज एक्सपैंड करती है या कंप्रेस करती है? बोले शाबाश, एक्सपैंड। सॉलिड टू लिक्विड जा रही है, लेकिन कल आपने वाटर के बारे में क्या पढ़ा? 0 से 4 डिग्री तक कंप्रेस करता है। ऐसी और भी कुछ चीजें होती है। सो देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच कंप्रेस ऑन मेल्टिंग, right Dhananjay? And there are some other substances, most of the other substances which expand on melting। अब इसमें तो कोई फिजिक्स नहीं है, आप अपने सामने देख सकते हैं सब चीजें। तो यार एक बात सोचो ना, प्रेशर क्या करेगा? किसी चीज को कंप्रेस करने की कोशिश करेगी। अगर किसी चीज ने कंप्रेस होना था तो प्रेशर बढ़ाने से वो प्रोसेस आसान होगी तो वो लोअर टेम्परेचर पे होने लगेगी। और अगर कोई चीज एक्सपैंड करती है और आपने प्रेशर डाला तो आपने उसे एक्सपैंड होने से रोका, तो अब टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई लेके जाना पड़ेगा। क्या मेरी हिंदी बातें समझ में आ गई? तो लिखिए जरा इसके बारे में, लिखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। लिखिए नंबर 1, melting point of the substances which compress, melting point of the substances which compress after melting decreases with increase in pressure, for example water, हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, melting point of the substances which compress on melting, right, decreases with increase in pressure। क्योंकि आपको ध्यान में क्या रखना है, प्रेशर ने उस प्रोसेस को आसान बना दिया और कंप्रेस करने की तरफ जा रहा है, so it happens at a lower temperature। for example water, done, ठीक है। लिखिए whereas melting point of the substances which expand on melting, comma, increases with increase in pressure, on melting, comma, increases with increase in pressure, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? चलो अब इसमें
लगभग सारी सब्सटेंसेस कंसिडर कर लो, ठीक है। वाटर के अलावा, वाटर है एक मेरे ख्याल से वैक्स ऐसा मटेरियल है जिसमें एक बार मेल्टिंग में थोड़ा सा कंप्रेशन आता है, फिर उसके अलावा आप जो भी मटेरियल्स कंसिडर करेंगे वो लगभग सारे के सारे ऐसे जाते हैं, ठीक है। मैं इसमें से आपको रीड आउट करवा देता हूँ। कम टू पेज नंबर 10। पेज नंबर 10, इसमें ना कैलोरीमेट्री के बाद चेंज ऑफ स्टेट डिफाइन कर रखा है। तो चेंज ऑफ स्टेट के बारे में कल हमारा डिस्कशन हो गया था कि क्या होता है, सॉलिड जब वो लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर लिक्विड गैसियस में कन्वर्ट होता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, वो सब डिस्कशन हो चुका है, उसका ग्राफ मैं जरूर बनाऊंगा आपको। फिर मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन किया गया है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम with each other is called melting point. It is a characteristic of substance but also depends on pressure. The melting point of substance at standard atmospheric pressure is called normal melting point. Right? ये आप यहाँ से read कर सकते हैं। Boiling point, ऐसे ही boiling point के बारे में बोलेंगे। कौन सी दो states? Liquid and gaseous. They are in thermal equilibrium. Right? हरप्रीत हम कौन से equilibrium की बात कर रहे हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। दैट मींस एक ही टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड, और पहले वाले में मेल्टिंग में लिक्विड और सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, और दूसरे में लिक्विड और गैसियस में एग्जिस्ट करता है। दैट्स इट। और उसमें अगर आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिफाइन करते हो, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। राइट? सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है जानते हैं? डायरेक्ट सॉलिड टू गैसियस कन्वर्ट होना। कोई एग्जांपल है आपके पास? ड्राई आइस, कैम्फर। कैम्फर होता है ना घरों में, जब आप अपने सर्दियों के कपड़े उठा के रखते हैं तो नॉर्मली इसके साथ क्या रख देते हैं? तो देखें, the process of transition of a substance from solid state to vapor state without passing through liquid is called sublimation, and the substance is said to be sublime. Substances like dry ice, iodine, naphthalene, and camphor undergo sublimation when heated. During the sublimation process, the solid and vapor states of the substance coexist in thermal equilibrium. तो I would suggest कि melting point, boiling point, sublimation, ये सब आप यहाँ से याद करें, ठीक है? Then we talk about effect of pressure on melting and boiling points. तो freezing point of ice, चलिए इसी में सारा लिखा हुआ है। The melting point of those substances which expand on melting increases with increase in pressure, while the melting point of the substances which contract on melting, that is ice, cast iron, bismuth, decreases with increase in pressure. तो अभी एग्जांपल यहाँ से लिख सकते हैं, आइस के साथ साथ कास्ट आयरन एंड बिस्मथ, they first compress and that's why the melting point decreases, whereas बाकी सारे substances आ गए इसके अंदर, समझ लो कोई भी नाम लिख दो आप इसको उठा के, कॉपर, एल्यूमिनियम, सल्फर, कुछ भी डालो, गॉट इट? पर यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है, दैट इज अबाउट वाटर, आइस। अच्छा, आपने कभी ये किया होगा, आप हिल स्टेशन पे घूमने गए हैं जहाँ बर्फ गिरी, किस किसने बर्फ गिरती देखी है कभी? राइट, बहुत बढ़िया। और कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने बर्फ हिल स्टेशन पे गिरती तो नहीं देखी, लेकिन जैसे वो एम्बियंस मॉल है गुड़गांव में, वहां स्कीइंग वगैरह करने गए हो, आइस स्केटिंग वगैरह गए? गुड़गांव नहीं गए, कोई बात नहीं, दैट्स नॉट अ बिग डील, एक दिन तो अपना गुड़गांव बनाओगे। चलो समझे मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आइस अगर प्रेजेंट है कहीं पे, आप उसकी बॉल बना सकते हैं ना? क्या करना पड़ता है? हल्का सा कंप्रेस करते हैं, है ना? वो फ्लफी जो आइस है उसका प्रॉपर एक स्फीयर बन जाता है, सॉलिड सा, है ना, जो अच्छी खासी चोट मारता है। तो वो सॉलिडिफाई कर दिया आपने ऐसे प्रेस करके, प्रेस किया और फिर हाथ हटाएंगे, जब तक आपने प्रेस करके रखा होगा ना, उसमें थोड़ा थोड़ा आपको पानी फील होगा, लेकिन जैसे आप हाथ हटाएंगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। यही चीज हमें आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट समझनी है। क्या है कि जो आइस होती है, आइस के ऊपर अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो लोअर टेम्परेचर में मेल्ट कर जाएगी, यानी जिस टेम्परेचर पे आइस होनी चाहिए उस टेम्परेचर पे क्या बन जाएगा? वाटर। ये वाली लाइन मेरे साथ समझे, जिस टेम्परेचर पे आइस होनी चाहिए थी उसी टेम्परेचर पे क्या मिल जाएगा? क्यों भाई? क्यों? क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा रखा है। सुने ध्यान से, जिस टेम्परेचर पे आइस होनी चाहिए थी उसी टेम्परेचर पे क्या मिल जाता है? वाटर। क्यों? क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा रखा है। फिर सोचिए, आपने फ्लफी आइस उठाई थी, आइस उठा के आपने कंप्रेस किया, जब कंप्रेस करके उसका गोला बना रहे हैं उस समय आपको अंदर पानी फील होता है। वाई? बिकॉज आपने प्रेशर बढ़ा दिया और जिस टेम्परेचर पे आइस होनी चाहिए उस टेम्परेचर पे क्या हो गया? अब जैसे ही हाथ हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रॉपर आइस। ठीक है, मतलब आई हैव अ मेमोरी, we were in final year of engineering and we went to
हिल्स। मेरे एक फ्रेंड के फादर कमांडर थे आईटीबीपी में, तो वहां पे गए थे हम लोग। तो वहां आप मानिए कि मतलब हम इतने इतने आइस में चले जाते थे, इतनी आइस थी वहां। सो वी सॉ आइस कैंडल्स देयर। आपने देखी कभी आइस कैंडल? एक्सट्रीम कंडीशन में जाके दिखेगी आपको कि जैसे कहीं पे पत्थर है, पत्थर से नीचे ऐसे पानी गिर रहा था, गिरते गिरते जम गया। दैट्स कॉल्ड आइस कैंडल। गॉट इट? पेड़ों से बर्फ नीचे गिरते गिरते जम रही है, तो वो आपको प्रॉपर आइस जैसी दिखाई दे रही है, जैसे ग्लास होता है ना, एक्जेक्टली ग्लास जैसी दिखाई दे रही है। गॉट दैट? तो वहां पे हमने मजेदार चीज क्या देखी कि जो ट्रक चलते हैं या कारें चलती है ना, बेसिकली मैं बड़े व्हीकल्स की बात करता हूँ, ट्रक्स, उनके ना टायर्स पे चेन लगा रखी होती है। भाई चेन इसीलिए ताकि स्लिप ना करे, क्योंकि इतनी सारी वहां पे आइस है, वाटर है। तो जब वो टायर चल रहे होते हैं ना, तब तो आपको गीले दिखाई देते हैं, और जब वो ट्रक जाके रुक जाता है, फिर आपको उसके ऊपर आइस दिखाई देती है। समझो ध्यान से, यानी जब तक टायर प्रेशर डाल रहा था, तब तक तो आपको वाटर दिखाई दे रहा था। जैसे वो प्रेशर बंद हुआ, तो क्या बन गया? आइस। तो बस इतनी सी बात समझ लें कि जैसे ही प्रेशर ज्यादा होता है, तो आइस आसानी से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। और फिर जैसे ही प्रेशर रिलीज करते हैं, तो वापस क्या बन जाती है? अभी भी हम बात कर रहे थे आइस स्केटिंग या आइस स्कीइंग की। आइस के ऊपर जो स्कीइंग या स्केटिंग की जाती है, उसमें जैसे ही आप पांव रखते हैं, वहां पे प्रेशर पड़ता है, तो एक वाटर की लेयर बनती है, जो कि लुब्रिकेंट का काम करती है। लेकिन जैसे आप स्लाइड करके पांव उठाएंगे, वापस क्या जम जाएगा? सो दिस इज समथिंग दैट यू नो, ऑलरेडी नो। मैं सिर्फ दो लाइनें याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या? एज द प्रेशर इज इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। That is the temperature at which you are expecting ice, you find water at temperature. And as the pressure is released, it refreezes into ice. This process is known as regulation. So this is important. लिखिए जरा regulation. इसमें है आगे, लिखिए लिखिए शाबाश। Regulation, R-E-G-E-L-A-T-I-O-N, regulation. लिखिए, it may be defined as the process of, it may be defined as the process of refreezing of ice, refreezing of ice when pressure above it is removed or decreased. When pressure above it is removed or decreased. ठीक है, इसे रेगुलेशन कहते हैं। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। लिखिए, actually with increase in pressure, with increase in pressure, ice melts into water. Ice melts into water at a lower temperature. At a lower temperature, ice melts into water at a lower temperature, and with decrease in that pressure, with decrease in that pressure or removal of pressure, it refreezes. Or removal of pressure, it refreezes. तो ये था रेगुलेशन। आई होप क्लियर हो आप लोगों को। अब रेगुलेशन की जो एप्लीकेशन है वो लिखवाऊंगा नहीं, आपको नोट्स में है, मैंने डिस्कस किया आपसे। आप आइस स्कीइंग, आइस स्केटिंग की बात करें, राइट, या फिर वो आइस बॉल्स बनाने की बात करें, तो आई जस्ट रीड इट फॉर यू। कम टू पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेगुलेशन। इसके जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ एक छोटा सा पढ़ लेते हैं। The phenomena in which ice melts when pressure is increased and again freezes when pressure is removed is called regulation. Now, by pressing snow in our hand, we can transform it into a snowball. When the wheels of a cart pass over snow, ice melts due to increase in pressure exerted by the wheels. When the pressure is released, water so formed refreezes on wheels. Skating is possible due to the formation of water layer below the skates. Water is formed due to increase of pressure and excess lubricant. The ice of a glacier presses against the sides of its valley, melts, and in this way adopts itself to the shape of the valley.
ठीक है, ये अलग चीज है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया आपको, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ढंग से समझ में आ गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट वो है जहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम कौन सी दो स्टेट्स का है, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट का। फाइन। सो कोई ऐसा लिक्विड तो शायद ही मिलेगा यार कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना है फिर भी वो कंप्रेस हो जाए, वहां तो सब एक्सपेंशन में चलेंगे ना। अगर हम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट कन्वर्जन करते हैं तो वी विल ऑब्जर्व एक्सपेंशन। तो अगर एक्सपेंशन ही हो रहा है तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो इंक्रीज इन प्रेशर इज गोइंग टू ओपोज दैट प्रोसेस। ध्यान से सुनना, एक्सपेंशन को ओपोज करेगा प्रेशर, इसका मतलब अब हायर टेम्परेचर पे जाके बॉइलिंग होगी। लिखिए जरा, लिखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट मेंशन करें। एज लिक्विड्स एक्सपैंड, into vapors on boiling, liquid expands into vapors on boiling। ठीक है, हो गया। अब लिखिए when, इसी में साथ में चले तो when pressure is increased, it opposes this process and hence boiling point increases, ठीक है। तो याद रखना है प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज हो रहा है और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है किसकी बात। डन। तो अब ये जो एग्जांपल कर रहे हैं इसकी एप्लीकेशन समझते हैं। हैव यू एवर हर्ड कि भाई हिल्स के ऊपर कुकिंग डिफिकल्ट होती है और घर में अगर आप खुली कढ़ाई के अंदर खाना बना रहे हैं और कुकर के अंदर बना रहे हैं तो उसका डिफरेंस रहेगा, कुकर में खाना जल्दी बनेगा। है आइडिया कुछ आपको? पका पकाया खाते हैं सर हम, थोड़ा सा आइडिया होगा तो मैगी का तो होगा कम से कम, है ना। चलो समझिए, कुकर में कौन बनाता है पता नहीं। आप अगर पहाड़ों पे जाओगे तो जब बहुत सारी मैगी एक साथ बनानी होगी तो एक बार में एक सीटी में बहुत मैगी मिलती है। हाँ, वो रीजन होता है कि पहाड़ों पे आपको मैगी क्यों अच्छी लगती है। तो आप चल चल के थक चुके होते हैं, कुछ तो मिल जाए खाने के लिए। नंबर 1 तो वो होता है। नंबर टू आपके टंग के जो टेस्ट बड्स है वो फटाफट जो थोड़ा सा खट्टा टेस्ट होता है ना, और गर्म होता है, उसको पसंद करते हैं। चलो आई एम नॉट these explanations, let's come back to कि क्या करना था। हिल्स पे जाने के बाद यानी किसी हाइट पे जाने के बाद कुकिंग डिफिकल्ट क्यों हो जाती है? जब हाइट पे जाते हैं तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? डिक्रीज करेगा ऑब्वियसली। क्यों तुषार? डिक्रीज करेगा। जितना ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर की हाइट उतनी कम हो जाएगी तो प्रेशर उतना ही कम पड़ रहा होगा। तो ऊपर जाने से प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने से, ध्यान से सुनना और आंसर करना, प्रेशर कम होने से, अवनी जी, प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया? प्रेशर डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ, राइट। अब भी जिसको क्लियर नहीं है वो ये वाली बात पहले समझ लो, मजाक में मत समझो, इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, साथ सेम वाला चलता है। सो हिल्स पे जाने के बाद प्रेशर हो गया डिक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया तो भाई जिस पानी के अंदर नॉर्मली खाना बनाने की प्रोसेस का मतलब क्या है, जो हार्ड स्टफ था उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट करना है। वो सॉफ्ट में कैसे कन्वर्ट होता है? जो वाटर कंटेंट होता है वो हीट अप होकर उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट होता है, यही होता है ना। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो वाटर का हीट कंटेंट कम हो गया। वाटर बॉयल कर रहा है लेकिन उसका हीट कंटेंट कम है क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे ही बॉयल कर रहा है, यानी अब उसे खाने को वो हीट कंटेंट देने में टाइम ज्यादा लगेगा। जबकि अगर आप प्रेशर कुकर यूज करते हैं तो प्रेशर कुकर ने सपोज जो ऊपर से प्रेशर था वो डबल कर दिया, 2 एटमॉस्फेरिक कर दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। यानी उसके अंदर जब वाटर बॉयल करता है तो उसका हीट कंटेंट कंपैरेटिवली ज्यादा है और वो कुकिंग को इजी कर देता है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ओवर इज क्लियर ऑल ऑफ यू? लिखिए जरा अपनी कॉपी में, लिखिए शाबाश। मतलब ये इफेक्ट समझने से पहले क्लियर होना चाहिए कि कुकिंग का एक्चुअली मतलब क्या है। कुकिंग का मतलब है हार्ड स्टफ को सॉफ्ट में कन्वर्ट करना बाय यूजिंग द हीट कंटेंट ऑफ वाटर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है,
तो लिखिए, why is cooking difficult at heights? Why is cooking difficult at heights? तो आंसर लिखें, as the pressure decreases, it also decreases boiling point. It also decreases boiling point, and hence heat content of boiling water becomes less. Hence heat content of boiling water becomes less, due to which cooking becomes, या cooking takes more time, ऐसा बोल सकते, cooking takes more time. ठीक है ना? अब ये कुछ ऐसी चीजें जो अपने छोटे भाई बहन से डिस्कस कर सकते हो जाने के बाद। अच्छा, तुझे क्या लगता है हिल्स पे, मतलब जैसे कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशंस डे नाइट की ज्यादा होती है या सी के अराउंड ज्यादा होती है ना? तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन गो एंड टॉक टू समबडी हु इज 2 ईयर यंगर देन, उनको पता होना चाहिए चीज। ऐसे ही आज वाला की जो प्रेशर कुकर है उसका मेजर यूज क्या है? प्रेशर कुकर प्रेशर बढ़ा देता है, देखो तुम बढ़ा रहे हो प्रेशर, मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फिर देखो हीट ज्यादा निकलती है, तो ध्यान रखें। चलिए फाइन, तो उसमें देखिए एप्लीकेशंस में क्या डाला हुआ है, कुकिंग इज डिफिकल्ट एट माउंटेन्स, एटमॉस्फेरिक, ये पढ़ सकते हैं, प्रेशर इनसाइड प्रेशर कुकर इज इंक्रीज्ड मच अबव द atmospheric pressure by not allowing the steam to escape. This increases the boiling point, hence the vegetables are cooked inside a pressure cooker. ठीक है, अब मुझे बॉइलिंग पॉइंट को लेके ना एक और चीज आपसे डिस्कस करनी थी। बॉइलिंग पॉइंट पे एक्चुअली क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है? जब आप एक लिक्विड की बॉइलिंग डिफाइन कर रहे होते हैं तो वहां पर क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है? When would a liquid start boiling? When its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. समझ आ रही बात? हम ये चाहते हैं कि जो लिक्विड सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स फ्री होके ऊपर की तरफ उड़ने लगे, उनको ऊपर जाने से कौन रोक रहा है? नो डाउट कोहेसिव फोर्सेस का रूल है, बट ऊपर से भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। सो व्हेन दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय द वेपर प्रेशर, तो फ्री हो जाते हैं, देन दे स्टार्ट गोइंग अप। ठीक है, तो अगर आपने ऊपर से प्रेशर बढ़ा दिया तो ये प्रोसेस होने में कंपैरेटिवली ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, समझा? ठीक है, डन है। तो आइडियली आपके टॉपिक सारे कवर हो गए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और वो सब करवा दिया। हीट कंडक्शन इस बार आपके सिलेबस से हट गया है, तो बहुत सारी चीजें, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 दिन का काम आपका अब यहाँ से हट गया। तो अब करते हैं एक दो क्वेश्चंस, एनसीईआरटी लाए ना? तो सुने पहले तो ध्यान से, हाँ एग्जाम देके बहुत फ्री हो गए, इतना फ्री फ्री बोलते सुना क्लास के अंदर। अब सुने ध्यान से, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या करना था आपको अंडरस्टैंड करना था कि भाई हीट क्या होती है। तो मैं कुछ एक क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे कांसेप्चुअल, यू ट्राई टू गिव आंसर्स, राइट? बट बाय रेजिंग हैंड, इज इट करेक्ट टू से दैट अ बॉडी कंटेन्स हीट? आई वांट नाउ, आई वांट सिंसियरिटी, 20 मिनट रह गए तो तुमसे पढ़ो, है ना? इज इट करेक्ट टू से दैट अ बॉडी कंटेन्स हीट? यस नंदिश? नो, अ बॉडी कंटेन्स डैश एनर्जी, अ बॉडी कंटेन्स एनर्जी। वो एनर्जी किस किस चीज की वजह से होती है? रेज हैंड, आपको हर चीज में हैंड रेज करके आंसर करना है। एक मटेरियल की जो एनर्जी आप डिफाइन करते हैं, दैट इज बिकॉज़ ऑफ व्हाट? हाँ लविश, एंड जो हीटिंग जो एनर्जी इन ट्रांजिट है, जिसको बेसिकली हीट बोल रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। But the one that is possessed by the molecule to substance is because of kinetic as well as potential. Hope it is clear? तो ध्यान रखें। अच्छा, टेम्परेचर का क्या रोल है? टेम्परेचर बेसिकली पोटेंशियल को डिफाइन करता है, काइनेटिक एनर्जी को, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करता है टेम्परेचर, रैंडमनेस को डिफाइन करता है। ठीक है, अब अगर हम थर्मोमेट्रिक स्केल बनाना चाहते हैं, अच्छा वो भी तो था यार कि टेम्परेचर को डिफाइन करो। इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर इज डैश एंड डैश कंडीशन। Equality of temperature is
डैश एंड अपने नोटबुक्स निकाल के पढ़ सकते हो बिल्कुल स्टार्टिंग से और आंसर करो हैंड रेज करके। इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर इज डैश एंड डैश कंडीशन यस परीक्षित। इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर से हॉटनेस कोल्डनेस होता है कि टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। गीतांश आंसर कर भाई। इक्वालिटी of temperature is dash and dash condition for thermal equilibrium। लिखो आपने necessary and sufficient, necessary and sufficient temperature डिफाइन कर रखा है कहीं पे, पढ़ो जरा जोर जोर से पढ़ो। बस इतना लिखा हुआ है तो नोट्स में पढ़ाया गया होगा आपको। नहीं मैंने बोला था यार, मैंने बोल के बताया था। ओके नहीं अरे चलो एक लाइन और लिख लो, नोट्स में ऊपर लिख लो अलग से। इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर इज, लिखो कुछ, equality of temperature is necessary and sufficient condition। Equality of temperature is necessary and sufficient condition for thermal equilibrium। मतलब अगर थर्मल इक्विलिब्रियम चाहिए तो टेम्परेचर इक्वल होना भी चाहिए, और अगर ये बता दिया कि टेम्परेचर इक्वल है तो फिर किसी और कंडीशन की जरूरत भी नहीं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। ठीक है चलो अभी बताइए जो थर्मोमेट्रिक स्केल बनाया जाता है उसके लिए रेफरेंस क्या चूज किया जाता है, हैंड रेज करना है। थर्मोमेट्रिक स्केल के लिए क्या रेफरेंस चूज किया जाता है? हाँ नरेश वेरी गुड, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत बढ़िया। बट क्या ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल है या इनमें वेरिएशन आ जाती है? वेरिएशन किसकी वजह से आती है? हैंड रेज करके मैं बोल रहा हूँ आपको, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ आप एक हैबिट बनाओ। यस सर, सर मी, सर प्लीज, सर सर ऐसे करके, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मैम प्लीज मैं बताऊं, तो वो वाली चीज चाहिए क्लास के अंदर। हाँ जी सर, प्रेशर। तो प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो होता है वो बढ़ रहा है, क्यों हरप्रीत? प्रेशर जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, अभी भी आपने डिस्कस किया। तो इसीलिए जो रेफरेंस चूज किए गए इनिशियली फॉर मेकिंग स्केल्स वो बिल्कुल सही नहीं थे। तो रेज एंड व्हाट वाज द सब्स्टिट्यूट, फिर अल्टीमेटली क्या यूज किया गया एज अ रेफरेंस व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल कंडीशंस? वेरी गुड, ट्रिपल पॉइंट। क्लास में कोई और बैठा ही नहीं है या क्या मजे करने आए हो? ये तो रहा पर आंसर तो करो। सो ट्रिपल पॉइंट इज, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? आया था, लिख के तो आए सर, सही से पर्ची आ गई थी, बस हम लिखना ही है। तो थोड़ा सा तो समझाओ ना, बताओ ना उसके बारे में। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच all the three states are in equilibrium, three states of matter are in equilibrium। चलो कुछ तो लिखना चाहिए, राइट? चलिए फाइन। अब जो थर्मोमेट्रिक स्केल्स हम बनाते हैं, जैसे सेल्सियस स्केल है, केल्विन स्केल है और फारेनहाइट स्केल है, इनमें से सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्केल कौन सा है? Which scale out of these three is most sensitive? Fahrenheit scale. Why? Because the number of divisions is more. Very good, Nandis. So because the number of divisions is more, आप एक given change को ज्यादा number of divisions में break करोगे तो वो छोटे-छोटे changes को measure करेगा। That increases the sensitivity. Hope you understand it now. ठीक है, तो उसमें आपको faulty thermometer वगैरह सब समझा दिया। वहीं पे अभी आज बच्चे बात करते हैं pyrometer क्या होता है? It is used to measure very high temperatures and is based upon what? Concept of radiation। Concept of radiation and is used to measure very, क्योंकि radiation जो निकलती है वो हाई टेम्परेचर पे निकलती है। ठीक है,
देन वी टॉक्ड अबाउट कि जो ये कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर है, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर है, यूज हो सकते हैं। P ट्रिपल बाय P इज इक्वल टू T ट्रिपल बाय T, वो लेके आप सॉल्व, ठीक है। एंड उसके बाद आपने क्या चीज अंडरस्टैंड करी, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन होता ही क्यों है, बताए कोई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड थर्मल एक्सपेंशन? With increase in temperature, the average equilibrium separation increases between the molecules. देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन। यार तुम छोटे बच्चों के यहाँ बिठा के याद करो एक लाइन। तुम कह रहे हो तुम्हारा एग्जाम था इस टॉपिक का, हाँ? हाँ जी, वंशज बोल के बताओ क्या लिखा हुआ है। लिखवा है ना डायरेक्टली, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द एवरेज इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस ड्यू टू व्हिच द मटेरियल एक्सपैंड्स। यानी जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंसीडर करोगे उनके बीच की इक्विलिब्रियम सेपरेशन ही बढ़ गई। यानी कि एक चीज जो आपको छोटी दिखाई दे रही थी वो अब बड़ी हो गई। ये नहीं है कि उसमें लेंथ चेंज आप डिफाइन करने लगेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डिफाइन करने लगेंगे ना, स्ट्रेन नहीं है, वो अपनी नेचुरल लेंथ अटेन कर रहा है। अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर एक ही सब्सटेंस की जो लेंथ है वो डिफरेंट रहेगी। गॉट दैट? फाइन। सो ये बेसिकली मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। अब मैं आपको ये नोट्स में दिखा देता हूँ, कई बार कई स्कूल ये भी पूछ लेते हैं। देखिए ध्यान से, ऐसा डायग्राम हम पहले ही बना चुके हैं, ये देखिए बनाया पहले डायग्राम। इलास्टिसिटी याद है? इलास्टिसिटी में पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का डायग्राम बनवाया था, एक्जैक्टली वही है पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट दिखा रखा है ना, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम सेपरेशन है। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़ा थोड़ा ऊपर आते जाइए। ये ऊपर जब आ रहे हैं तो क्या शो कर रहा है, एवरेज सेपरेशन इज इंक्रीजिंग। वो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। व्हेन यू ड्रॉ दिस ग्राफ, टेक केयर ऑफ, आप तो बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। टेक केयर ऑफ कि यहां जाने के बाद ये जो पार्ट आप लेके जाएंगे सिमेट्रिक नहीं लेके जाना, इधर थोड़ा दूर तक लेके, ऐसे, सो दैट जो मिडिल आप डिफाइन कर सकते थे ऐसे, वो अब टेढ़ी लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो। जैसे एट दिस टेम्परेचर, ये सेपरेशन है इक्विलिब्रियम। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया आपने, ध्यान देना, एक मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पे फिक्स है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी पोजीशन को वेरी करवा सकता है, राइट? यहां से लेके यहां तक अपनी पोजीशन को वेरी करवा सकता है। इसका मतलब एवरेज कहां चलेगी, इधर चलेगी। और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ यहां से लेके यहां तक की अपनी सेपरेशन शो कर सकता है। सो ऑन एन एवरेज सेपरेशन कहां चलेगी, मिडिल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो एवरेज इक्विलिब्रियम सेपरेशन थी वो इंक्रीज होती है। दैट मींस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, यानी कि मटेरियल एक्सपैंड होता है। होप इट इज क्लियर। सो ये टॉपिक भी आप यहां से जरूर कर लेना, समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। देन देयर वर एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें रेलवे ट्रैक की बात करी हम लोगों ने, और एक वुडन व्हील के ऊपर ग्रिप चढ़ानी, मेटल की ग्रिप चढ़ाने की बात करी थी, आयरन ग्रिप, राइट। और क्या एग्जांपल किया था खास? हाँ, रेलवे वाले से कवर अप हो जाता है वो ब्रिज वाला, ठीक है। सक्षम आर यू देयर? अभी ना एंट्रेंस भी बड़ी सोच समझ के देनी पड़ती है क्या? चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। और जो इंपॉर्टेंट था वो था पेंडुलम वाला। पेंडुलम में अगर लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। सो ट्राई टू गिव द आंसर। समर में क्लॉक स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा? रेज हैंड। ड्यूरिंग समर वुड द क्लॉक बिकम स्लो और फास्ट? फास्ट। कैसे? स्लो मूव करेगा तो स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा? ऑब्वियसली स्लो। कोई चीज स्लो चलेगी तो स्लो हो जाएगी, फास्ट चलेगी तो फास्ट हो जाएगी। दैट्स सिंपल इट इज, राइट। तो एक बार फिर देखें। चल ये बता, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम P = 2 π √of L/G।
आई लाइक इट, इस लड़के में मनी मन में आंसर करने की कला आ गई, एक्सीलेंट। सो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाय g, कोई बात नहीं, याद करो 2 पाई रूट l बाय g। अब ऐसे समझिए कि l इज इक्वल टू l नॉट इनटू, अब नहीं क्या फॉर्मूला होता है, l इज इक्वल टू l नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, बहुत ही बढ़िया, l इज इक्वल टू l नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा t। सारे एग्जाम ऑनलाइन नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो L बढ़ जाएगा, L बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ा है यानी अब वो स्लो चलने लगा है, स्लो चल रहा है तो भाई ऑब्वियसली इट विल लूज टाइम, इट विल लूज टाइम, ये सब लिखवा रखा है, ध्यान रखिए, राइट। चलिए फाइन, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, राइट, और वाटर इक्विवेलेंट, देन लेटेंट हीट, कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये सब समझा दिया आप लोगों को। और अब इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे एनसीईआरटी से। वी आर लेफ्ट विद 5 मिनट्स, so let me take on 2-3 numericals। कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। होमवर्क सुन लीजिए अपना, जिनके एग्जाम चल रहे हैं वो तो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहे, जिनके एग्जाम्स नहीं है वो सोल्ड एग्जांपल्स प्लस बैग एक्सरसाइज। कल हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं, आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया थर्मो? चलिए कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई बात, हाँ मैं तो पढ़ाऊंगा। धनंजय जब आप क्लास करते हो बड़े ध्यान से ना, और आपके साथ सत्यार्थ नहीं बैठा होता तो आप उन चीजों को रिकॉल कर पाते हो, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि अलग अलग बैठ के फिर किया करो। चलिए लेट्स मूव ऑन, पेज नंबर 279 पे एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 की वन मैं करवा चुका हूं आपको ऑलरेडी, जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है समझने की कोशिश करना। अ ब्लैकस्मिथ fixes iron ring on the rim of wooden wheel of a bullock cart. The diameter of the rim and the iron ring are, देखिए जो रिम जिसके ऊपर आयरन रिंग चढ़ाना है उसका डायमीटर है 5.243 मीटर और आयरन रिंग का है 5.231 मीटर। दिस इज द डायमीटर ऑफ आयरन रिंग, दिस इज द डायमीटर ऑफ रिम जिसके ऊपर ये फिक्स अप करना है। So at 27 degrees Celsius, to what temperature should the ring be heated so as to fit the rim of the wheel? Obviously आप देख पा रहे हैं ये डायमीटर इससे कम है, यहाँ पे 2438231 है, it is lesser। So ये कहता है कि इसे ये अभी 27 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा है, इसे कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया जाए ताकि इसके ऊपर फिट हो जाए। ऑब्वियसली बात है आप क्या चाहते हैं, डायमीटर यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। वैसे तो आप टोटल सर्कमफेरेंस की बात करते हैं बट सर्कमफेरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। क्या होती है सर्कमफेरेंस? 2 पाई r यानी पाई d होती है। जैसे डायमीटर बढ़ेगा वैसे सर्कमफेरेंस बढ़ेगी, तो आप सीधा लिख सकते हैं भाई हमारा फाइनल डायमीटर जो है वो कितना है, d फाइनल दैट इज दिस एंड दिस इज d इनिशियल। फॉर्मूला क्या है, d फाइनल इज इक्वल टू d इनिशियल इनटू, अब तो बता सकते हो क्यों हमने 1 प्लस अल्फा डेल्टा t। अल्फा बीटा गामा नहीं करा था, किया था आपने, मैंने तो लेक्चर नहीं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या होगा। चलो लेंथ में l इज इक्वल टू l नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, और एरिया में क्या था, एरिया इज इक्वल टू a नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा t, और वॉल्यूम में b इज इक्वल टू b नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा t, और फिर आपने प्रूव किया था कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। सो उसी की बात कर रहा हूं। चलिए एनीवेज यहाँ पे डायमीटर से डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं अगर क्लास में कोई ऐसा भी जिससे टॉपिक नहीं भी करेगा तो फॉर्मूला मेरे साथ साथ याद करेगा कि लेंथ के केस में l इज इक्वल टू l नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा t। बहुत बढ़िया, शाबाश, इससे सिंसियर बच्चा मैंने देखा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11.3 पेज नंबर 281, जो हमने आज पढ़ा है टॉपिक उसी के ऊपर बेस्ड है। ध्यान से सुनिए, बस अब अगले 5 मिनट आपने से कुछ बोलेगा नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से देखिए। It says a sphere of aluminum 0.047 kilogram placed for sufficient time in a vessel containing boiling water. Boiling water मतलब कितना टेम्परेचर, 100 degree Celsius. It is then immediately transferred to 0.14 kilogram of copper into the
containing 0.25 kilogram of water at 20 degrees Celsius. The temperature of water rises and attains a steady state of 23 degrees Celsius. Calculate specific heat capacity of aluminum. ठीक है, let us see क्या एल्यूमिनियम का स्फीयर है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला तो दिमाग में फॉर्मूला आ गया, डेल्टा Q इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट C mc डेल्टा T। क्लियर? तो देखें फिर ध्यान से, एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट निकालनी है, उसका मास दे रखा है और उसका इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है। इसे उठा के क्या किया, इसके अंदर डाल दिया, जहां पे कॉपर का मास है 0.14 और वाटर का मास है 0.25 और इनिशियल टेम्परेचर है 20 और फाइनली जब थर्मल इक्विलिब्रियम आया तो टेम्परेचर कितना हो गया 23। तो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन कैलोरी मीटर या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसमें क्या बोलते हैं हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लूज कौन करेगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा। देखना एल्यूमिनियम स्फीयर का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, एल्यूमिनियम का इनिशियल टेम्परेचर कितना था यार, ये को एक सिंपल सा है, क्लास में एक टीचर का इतना तो बनता है ना, आपसे एक रिस्पांस एक्सपेक्ट करे, है ना, तो वो रिस्पांस आप दिया करो। 100 डिग्री सेल्सियस इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम और व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, so we need to write mass of aluminum 0.047 into specific heat into delta T। delta T कितना 100 minus 23 कितना हो जाएगा 77 is equal to heat gained by water। water का mass 0.25, specific heat 1 into delta T 20 से 23 गया तो 23 minus 20। यहाँ पे अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ध्यान देना, अगर मैं इधर वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कंसीडर कर रहा हूं तो दैट हैज बीन कंसीडर्ड इन CGS, ये CGS कंसीडर करें तो ये आंसर भी CGS में आएगा। अगर आप चाहते हैं ये आंसर SI में आए तो यहाँ पे भी आपको SI यूज करना पड़ेगा। कोई बता सकता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस CGS था, SI क्या बनेगा, बहुत बढ़िया, इट विल बी 4.186 तो पर ग्राम में बनेगा, पर ऐसे में जाओगे तो जूल पर किलोग्राम करना पड़ेगा ना, तो 4.186, बहुत बढ़िया। दिस प्लस 0.14 इनटू इसकी स्पेसिफिक हीट गिवन होगी एग्जाम के अंदर, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी टेबल से लिखनी है, तो स्पेसिफिक हीट आप एसआई सिस्टम में लिखेंगे इनटू फिर उसका 23 माइनस। मुश्किल तो नहीं है, सिंपल अंडरस्टैंड के जैसे आप ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, एल्यूमिनियम को डाला, उसने जितनी हीट लूज करी दैट इज mc delta T, that is equal to the heat gained by these again mc delta डन। सो आज का होमवर्क फिर सुन ले ध्यान से, आपकी नोटबुक में 5 to 10 न्यूमेरिकल, जिनके स्कूल एग्जाम्स है वो 5 न्यूमेरिकल, जिनके स्कूल एग्जाम नहीं है वो 10 न्यूमेरिकल, प्लस ये चैप्टर पूरा रिवाइज करके आएंगे, जैसे आज मैंने क्वेश्चन सुने वैसे ही मैं आपसे क्वेश्चन सुनूंगा, ठीक है, रेगुलेशन एंड ऑल दैट। थैंक यू।